Hello friends, we have completed chapter 5 Principle of Inheritance and Variation. Now we will start new chapter Molecular Basis of Inheritance. It is one of the important chapter of genetics. अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है समझना है तो सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए. अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आएगा. आपको ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा आपके लिए चैप्टर. आपका जो भी डाउट हो आप उसे जल्दी से जल्दी क्लियर कीजिए. लेट्स स्टार्ट नाउ. Deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid are two types of nucleic acid. अब जिनको हम DNA और RNA बोलते हैं ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं. न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. अब न्यूक्लिक एसिड कैसे बनते हैं, जब हम बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाते हैं तो एक न्यूक्लिक एसिड बनता है. DNA help in synthesis of RNA, which in turn help in protein synthesis, and these protein control traits of individual. डीएनए बनाता है आरएनए को, आरएनए बनाता है प्रोटीन, और प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन हमारे जो कैरेक्टर हैं, हमारी जो ट्रेट्स हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है. द डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. द लेंथ ऑफ डीएनए यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इट. डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. डीएनए किसका पॉलीमर है, जब हम बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे तो उसको बहुत सारे बनाने के बाद जब हम उन्हें ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा. अगर कोई हमें बताए कि हम डीएनए की लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन इट. Example, a bacteriophage known as 5 × 174 has 5386 nucleotides. Bacteriophage lambda has 48,502 base pair. E. coli has 4.6 × 10 to the power 6 base pair. Haploid content of DNA has 3.3 × 10 to the power 9 base pair. Now, structure of polynucleotide chain. तो polynucleotide chain का structure कैसे बनता है. तो सबसे पहले हम बात करें न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं डीएनए और आरएनए, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं. अब एक न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड बना होता है नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप से. अब जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स. प्यूरिन्स में कौन आते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, और पिरिमिडिन्स में आते हैं साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन. पेंटोज शुगर भी दो टाइप्स के होते हैं, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर. राइबोज शुगर आरएनए में होती है और डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में होती है. थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए, यूरेसिल इन आरएनए इन प्लेस ऑफ थाइमिन. जो थाइमिन होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है, बट आरएनए में थाइमिन के प्लेस पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. A nitrogenous base is linked to the pentose sugar through N-glycosidic linkage to form nucleoside. नाइट्रोजनस बेस को पेंटोज शुगर के साथ मिला दे, इनको जोड़ दे, किसके थ्रू हम जोड़ेंगे इसको, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जोड़ेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड. अब जो ये न्यूक्लियोसाइड बना, अगर हम इस न्यूक्लियोसाइड को फॉस्फेट ग्रुप के साथ जोड़ें तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा न्यूक्लियोटाइड. अब इसको जोड़ने में हेल्प कौन करेगा, इसको जोड़ने में हेल्प करेगा फॉस्फोइस्टर लिंकेज. फॉस्फोइस्टर लिंकेज के थ्रू ये जुड़ेंगे तो ये बना देगा न्यूक्लियोटाइड. अगर हम दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दें तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा डाई न्यूक्लियोटाइड. अगर हम बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दें तो ये बनाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड. The polymer of polynucleotide chain thus formed has free phosphate moiety and 5' end of ribose sugar. This end is called polynucleotide chain. 5' end of polynucleotide chain. अब जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी, इसके एक एंड पे, सपोज ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो इसके एक एंड पे क्या होगा, फ्री फॉस्फेट मॉइल्टी होगी, और क्या होगा, राइबोज शुगर होगा, 5' राइबोज शुगर होगा इसका, 5' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. At the other end of polymer, the ribose has a free 3' group. This is referred to as a 3' end of polynucleotide chain. अब हमने बात की कि अगर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है तो ये तो हमने बोला 5' एंड, और इस एंड पे क्या होगा, इस एंड पे फ्री 3' ग्रुप होगा, और इस एंड को हम क्या बोलेंगे, 3' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. शुगर एंड फॉस्फेट फॉर्म बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है इसकी बैकबोन किससे बनी होती है, शुगर एंड फॉस्फेट से बनी होती है इसकी बैकबोन. नोट, इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट 2 पोजिशन इन द राइबोज. आरएनए में क्या होता है, अब आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, तो इन किसके न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके पास एक एडिशनल OH ग्रुप होता है. कहाँ पे होता है एडिशनल OH ग्रुप, जो एडिशनल OH ग्रुप होता है वो होता है जो उसमें, जो न्यूक्लियोटाइड में राइबोज शुगर होती है उसकी सेकंड पोजीशन पे एक एडिशनल OH ग्रुप होता है. इसी एडिशनल OH ग्रुप की वजह से आरएनए डीएनए से अलग होता है.
Now DNA present in nucleus first identified by Friedrich Meister in 1869. It named it as nuclein. अब जो डीएनए होता है वो होता है प्रेजेंट न्यूक्लियस में. इसको सबसे पहले किसने देखा था? डीएनए को सबसे पहले फ्राइडरिच माइस्टर ने देखा था 1869 में. और वो इसे डीएनए नहीं बोलते हैं, वो उसे क्या बोलते हैं? वो उसे न्यूक्लियन बोलते हैं. In 1953, James Watson and Francis Crick proposed famous double helix model for structure of DNA. अब 1953 में क्या होता है कि जो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक होते हैं, दो साइंटिस्ट, वो डीएनए का जो स्ट्रक्चर रहता है उसको क्या बोलते हैं? डबल हेलिक्स मॉडल दे देते हैं उस स्ट्रक्चर को. वो कहते हैं कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स की तरह दिखता है. One of the hallmark of their proposition was base pairing between two strands of polynucleotide chain. This is observed by Irvin Chargaff in double stranded DNA. अब क्या होता है कि जो उन्होंने मॉडल दे दिया डबल हेलिक्स मॉडल जो उसे दिया था, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है बेस पेयरिंग की. अब जो डबल हेलिक्स का है तो उसमें दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, तो इन दोनों स्ट्रैंड्स पे क्या है? नाइट्रोजिनस बेस लगे हुए हैं इन दोनों स्ट्रैंड पे. अब वो जो नाइट्रोजिनस बेस है उनके बीच क्या होती है? पेयरिंग होती है. तो इसे हम क्या बोलते हैं? बेस पेयरिंग बोलते हैं. और इसे सबसे पहले किसने नोटिस किया था? इसको नोटिस किया था इरविन चारगाफ ने नोटिस किया था इसे सबसे पहले. Now important, the ratio between adenine and thymine and guanine and cytosins are constant and equal one. अब जो रेशियो होता है एडेनिन एंड थाइमिन का, वो क्या होता है? इक्वल होता है. और जो ग्वानिन और साइटोसिन का रेशियो होता है वो भी इक्वल एंड कांस्टेंट होता है. A इज इक्वल टू टी एंड G इज इक्वल टू सी. ये कांस्टेंट होते हैं और इक्वल होते हैं. यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन, जो हमने ऊपर भी बात की कि न्यूक्लियोटाइड चेन की जो यूनिक प्रॉपर्टी है वो होती है बेस पेयरिंग. बेस पेयर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. जो बेस पेयर होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. If each strand from a DNA act as a template for a synthesis of new strand, the two double-stranded DNA thus produced would be identical to parallel DNA molecule. Because of this, the genetic implication of the structure of DNA become very clear. अब डीएनए के पास क्या होता है? हमने उसे डबल स्ट्रैंडेड कहा, तो उसके पास क्या होता है? दो स्ट्रैंड होते हैं. अगर डीएनए का हर एक स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करेगा, टेम्पलेट यानी कि पेरेंटल स्ट्रैंड की तरह काम करेगा, जो कि क्या बनाएगा? न्यू डीएनए बनाएगा. अगर दोनों स्ट्रैंड न्यू डीएनए बनाएंगे तो वहाँ पे क्या बन जाएंगे? दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएंगे. और वो क्या होंगे? वो बिल्कुल पेरेंटल डीएनए के आइडेंटिकल होंगे. इसकी वजह से क्या होगा? जो जेनेटिक इम्प्लीकेशन है स्ट्रक्चर की वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, उसमें कुछ भी इम्प्लीकेशन नहीं रहेगा. सबका डीएनए बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा. जो हमारा डीएनए 0.1% का चेंज होता है हमारे डीएनए में, वो नहीं होगा, जिसकी वजह से हम यूनिक दिखते हैं. साइलेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. अब जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का, उसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं जो उसे यूनिक बनाते हैं. It is made up of two polynucleotide chain. Its backbone constitute of sugar and phosphate and bases project inside. अब जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है. इसकी बैकबोन कौन है? इसकी बैकबोन कहा जाता है शुगर एंड फॉस्फेट को, और जो बेसिस होते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस के, वो उसके अंदर होते हैं. टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी. अब तो जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है उनकी क्या होती है? एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है. द बेसेस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड. जो हमने कहा था कि जो दो स्ट्रैंड है इन पे जो नाइट्रोजिनस बेस लगे हुए हैं, ये नाइट्रोजिनस बेस किसकी वजह से जुड़े हुए हैं? ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जुड़े हुए. एडेनाइन फॉर्म 2 बॉन्ड विथ थाइमिन, ग्वानिन फॉर्म 3 बॉन्ड विथ साइटोसिन. एडेनिन 2 बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ और ग्वानिन 3 बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ. ऑलवेज प्यूरिन कम्स अपोजिट टू पिरिमिडाइन. जो प्यूरिन होता है वो हमेशा पिरिमिडिन के क्या आता है? अपोजिट में आता है. देयर आर अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ हेलिक्स. जो दो स्ट्रैंड होते हैं हेलिक्स के, उसके बीच लगभग यूनिफॉर्म डिस्टेंस होती है, यानी कि एक जैसी डिस्टेंस होती है. टू चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन. जो चेन होती है वो राइट हैंडेड फैशन में क्या होती है? कॉइल्ड होती है. राइट हैंडेड फैशन यानी कि अगर हम एक सीढ़ी की बात करें, जो सीढ़ी गोल गोल घूमी होती है लोहे की सीढ़ी, तो अगर उसमें जो पकड़ने वाली साइड है उस सीढ़ी को, वो क्या होगी? राइट हैंड. वो जो पकड़ने वाली साइड राइट हैंड, हम राइट हैंड से उस सीढ़ी को पकड़ेंगे तो उसी को बोलते हैं राइट हैंडेड फैशन. द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर. जो हेलिक्स का पिच होता है वो होता है 3.4 नैनोमीटर. देयर इज रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न. डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन अ हेलिक्स इज अप्रॉक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर. Now this is important. Reason for the stability of helical structure. Helical structure की stability का reason क्या है? तो उसका reason है the plane of one base pair stacks over the another in double helix. अब इसका जो important topic आता है next, वो है central dogma.
सेंट्रल डॉगमा का जो मॉडल था वो किसने प्रपोज किया था, वो किसने दिया था, वो मॉडल वो दिया था फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। इट स्टेट्स दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। अब अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ फ्लो करती है, वो डीएनए से आरएनए में जाती है और आरएनए से प्रोटीन में जाती है। डीएनए में रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद डीएनए एमआरएनए को बनाता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, एमआरएनए में ट्रांसलेशन होता है और वो प्रोटीन बनाता है। अब जैसे सेंट्रल डॉगमा होता है उसका अपोजिट जो एक प्रोसेस होती है उसे क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आरएनए टू डीएनए ट्रेवल करती है, और सेंट्रल डॉगमा में क्या हो रहा था, डीएनए टू आरएनए ट्रेवल कर रही थी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसके एग्जाम्पल है राउस सरकोमा वायरस एंड एचआईवी। नाउ पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। हम बात करते हैं कि जो एक ह्यूमन डीएनए होता है उसकी लेंथ होती है 2 मीटर और वो दिखता भी नहीं है, तो उसकी पैकेजिंग कैसी होती होगी जो वो दिखता तक नहीं है, वही हम आगे पढ़ेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर 0.3 नैनोमीटर। लेंथ ऑफ डीएनए इज कैलकुलेटेड बाय। अब जो दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर है, सपोज एक बेस पेयर ये है और दूसरा बेस पेयर ये है, तो इन दोनों के बीच जो कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच वो कितनी है, 0.34 नैनोमीटर। अब हम डीएनए की लेंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, उसमें जितने जो एक डीएनए में जितने बेस पेयर होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस के साथ। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल, एक मैमेलियन सेल का एग्जांपल दिया गया है। कितने बेस पेयर होते हैं मैमेलियन सेल में, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। इसको मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, 0.34 इंटू 10⁹ मीटर पर बेस पेयर के साथ, जिसका आंसर क्या है 2.2 मीटर डीएनए की लेंथ आई है। अब हम बात करेंगे डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। अब हम उस पैकेजिंग को देखेंगे कैसे की गई होती है वो पैकेजिंग। इन इकोली अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। जो इकोली होता है वो एक इकोली क्या है, एक प्रोकैरियोट है, तो उसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। डीएनए कैरिंग नेगेटिव चार्ज, डीएनए के क्या होता है, डीएनए के पास होता है नेगेटिव चार्ज। उसके पास नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। इस डीएनए को किसके साथ जोड़ा जाता है, कुछ प्रोटीन्स के साथ, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ जोड़ा जाता है, मतलब रखा जाता है एक रीजन में, जिसे क्या बोला, न्यूक्लियोइड कहा गया है। अब हमने डीएनए को न्यूक्लियोइड में रखा। डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन। अब डीएनए को न्यूक्लियोइड में रख दिया, अब उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, उनको लार्ज लूप में ऑर्गेनाइज किया गया है, प्रोटीन के लार्ज लूप में। डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। अब हमने इससे पहले प्रोकैरियोट्स में बात की, अब हम यूकैरियोट्स में देखेंगे डीएनए की पैकेजिंग। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इज मच मोर कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स में इसकी प्रोसेस और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है डीएनए पैकेजिंग की। डिपेंडिंग ऑन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू विद चार्ज साइड चेन अ प्रोटीन एक्वायर्स इट्स चार्ज। अब प्रोटीन पे चार्ज कैसे आता है, कैसे हम बोलेंगे कि एक प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, वो पता चलता है अमीनो एसिड की वजह से। अमीनो एसिड, प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो एसिड, जैसा चार्ज अमीनो एसिड पर होगा वैसी चार्ज प्रोटीन पर होगा। हिस्टोन, हिस्टोन्स आर द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनाइन रेजिड्यू। हिस्टोन्स क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं जो कि किससे भरे होते हैं, जो लाइसिन और अर्जिनाइन रेजिड्यू से भरे होते हैं। द हिस्टोन ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू मेक अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल नोन एज हिस्टोन ऑक्टामर। अब जो हिस्टोन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, ये खुद को ऐसे उसमें ऑर्गेनाइज कर देते हैं कि ये क्या बनाते हैं, 8 मॉलिक्यूल की यूनिट बनाते हैं, जिसे ये क्या कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer, forming a structure known as nucleosome. Histone octamer है, हिस्टोन ऑक्टामर को कवर किया जाता है नेगेटिवली चार्ज डीएनए से। इससे क्या बनता है, इससे बनता है न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। न्यूक्लियोसोम जो होता है वो 4 टाइप्स के प्रोटीन से बना होता है, H2A, H2B, H3 एंड H4। वन न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। एक जो न्यूक्लियोसोम होता है उसके अंदर 200 बेस पेयर होते हैं डीएनए के। न्यूक्लियोसोम आर रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमेटिन। न्यूक्लियोसोम किसकी रिपीटिंग यूनिट है, यानी कि अगर हम बहुत सारे न्यूक्लियोसोम को मिलाएं तो वो क्या बनाएगा, क्रोमेटिन। अब हम बात करते हैं कि क्रोमेटिन क्या होता है। क्रोमेटिन इज अ थ्रेड लाइक कलर्ड बॉडी प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ये एक थ्रेड लाइक बॉडी यानी कि धागे की तरह होती है, ये प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन लुक्स लाइक बीड ऑन स्ट्रिंग व्हेन ऑब्जर्व्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हम न्यूक्लियोसोम को देखें क्रोमेटिन के ऊपर, तो क्रोमेटिन तो एक धागे जैसा है, तो अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो ऐसा लगता है कि धागे के ऊपर हमने क्या, बीड्स लगाए हुए हैं। न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन इज पैक टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर। अब जो न्यूक्लियोसोम होता है क्रोमेटिन में, इसको पैक किया गया था क्यों, क्रोमेटिन फाइबर बनाने के लिए। That are further coiled and condensed and metaphase stage to form chromosome। अब क्रोमेटिन फाइबर से क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है।
नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन NHC। अब ये क्या होता है? दीज आर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट कंट्रीब्यूट टू द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एंड हायर लेवल। ये क्या होता है? एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन होते हैं जो कि ये भी क्या होता है? DNA पैकेजिंग में काम आते हैं, बट कब? हायर लेवल पे। अब जो क्रोमेटिन होता है उसमें दो अलग अलग रीजन होता है, एक होता है यू क्रोमेटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। तो क्या होता है यू क्रोमेटिन? जो यू क्रोमेटिन वाला रीजन होता है वो लूजली पैक्ड पोर्शन होता है, और जो हेट्रोक्रोमेटिन वाला पोर्शन होता है वो डेंसली पैक्ड पोर्शन होता है। वहीं इटली स्टेन्ड होता है और ये होता है डार्क स्टेन। ये क्या होता है? ये रीजन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव यानी कि DNA से RNA बन जाता है इस रीजन में, बट ये क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है।